हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है इस वीडियो पे, इस चैनल पे। और आज मैं एक और टॉपिक पे बात करने आया हूँ। आज का टॉपिक है कि एलबीडब्ल्यू और डीआरएस के बारे में मैं बताऊंगा, कैसे ये क्रिकेट मैच में यूज़ होता है, कैसे आप आसानी से समझ सको। अगर आप टीवी पे देखते हो तो समझ सको, आप भी अंदाज़ा लगा सको कि ये अंपायर ने सही फैसला दिया या गलत फैसला दिया। पहले मैं एलबीडब्ल्यू के बारे में बात करता हूँ, अच्छे से बताऊंगा धीरे धीरे, और डीआरएस एलबीडब्ल्यू के बाद में बताऊंगा। ठीक। एलबीडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है लेग बिफोर विकेट। ओके, लेग बिफोर विकेट। अगर आप बॉलिंग कर रहे हो, जैसे ये रूल लागू हुआ था इस कारण से कि जब क्रिकेट की शुरुआत जब हुई थी ना 19th सेंचुरी में, लगभग कब 18th 74 70, जब शुरुआती दिनों में जब मैच हो रहा था, तो उस टाइम जो मैच होता था तो गेंदबाज लोग क्या करते थे ना, गेंदबाज गेंद तो फेंकते थे, तो यहाँ बल्लेबाज क्या करते थे कि वो बैट के बजाय विकेट में गेंद ना लगे, वो अपने बॉडी को भी गेंद के सामने ले आते थे, जिसके कारण तो गेंदें बहुत लग जाती थी। गेंदबाज को आउट करने में बल्लेबाज को बहुत मुश्किल था, तो ये अनफेयर था। ठीक, तो इसके बारे में आज जब क्रिकेट आगे बढ़ी तो इसके बारे में चर्चा हुई। तो इससे ये हुआ कि अगर आप फेंकते हो और अगर कोई भी बल्लेबाज उस बॉल को अपने ये पैर किसी भी पूरे बॉडी में, आप किसी भी कहीं भी लग जाए, अगर वो विकेट में जा रही है तो वो आउट हो जाएगा। तो पहले क्या था ना कि 1930 में, उस टाइम के क्रिकेट में वो विकेट है ना, अभी भी विकेट और ये विकेट से वो विकेट, दोनों विकेट के बीच में अगर बॉल पिच करती थी, टप्पा खाती थी और सीधा बॉल शरीर में लगे, उसके बाद वो सही रास्ते, उसके बाद अगर विकेट में लग रही हो तो वो आउट था। पर अब वो अभी भी है, विकेट टू विकेट अगर बॉल पिच की तो वो अभी भी है। पर एक और चीज ऐड हो गई है कि अगर बैट्समैन राइट हैंडेड है तो बॉल ऑफ साइड में भी पड़ेगा। और अगर बॉल विकेट में जा रही है, बॉडी का किसी भी पार्ट ने उस गेंद को रोका, बैट और ये रिस्ट छोड़कर, बैट और रिस्ट छोड़कर अगर बॉडी के किसी भी पार्ट ने रोका, अगर वो गेंद विकेट में जा रही है, अगर मन हो अंपायर का, मतलब मैं फनी तरीके से बता रहा हूँ कि अगर मन हो कि बॉल माथे में लग गया हो और वो अंपायर का है कि वो आउट दे सके एलबीडब्ल्यू रूल के अनुसार, पर वो होगा नहीं, क्योंकि विकेट तो ये कमर से नीचे तक के ही रहती है। अगर विकेट में जा रही हो गेंद और आपने शरीर के किसी भी पार्ट, बॉडी पार्ट से रोका, तो वो आउट हो जाएंगे, बैट और रिस्ट छोड़कर। ठीक, तो इसका नियम क्या क्या है आपको बता देते हैं कि अगर बॉलर बॉल फेंक रहा है और टप्पा विकेट और विकेट से ऑफ साइड उसके बीच में पड़ा तो सही है। अगर आपने लेग में, इधर लेग साइड में आपने टप्पा करा दिया बॉल का, तो वो अमान्य हो जाएगा, वो नहीं होगा। अगर आपने विकेट और लेग ऑफ साइड में आपने बॉल को टप्पा करवाया और वो बॉल विकेट में जा रही है तो आउट होगा। तो दूसरी बात, अगर आप इसमें, हाँ मैंने बताया ना कि बैट टच नहीं होना चाहिए और रिस्ट नहीं टच होना चाहिए, बाकी बॉडी के किसी भी पार्ट अगर बॉल को रोकती है तो वो आउट हो जाएगा वो प्लेयर। और इसमें ये होता है, एक और थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि आप अंपायर्स कॉल पे बता देते हैं, उस पर थोड़ी सी होती है मंथन, इस पर चर्चा भी चली थी कि अगर आपने टेक्नोलॉजी का ही लिया है मदद, तो पूरी तरह से आप टेक्नोलॉजी पे ही चले जाएं। लेकिन एक रूल है अभी भी ऑन फील्ड अंपायर के पास रहता है, अगर गेंद गेंद की जो सीम पोजीशन होती है, गेंद की जो सीम पोजीशन होती है वो विकेट की मिडिल पोजीशन, वो से अगर वो बाहर हो, जैसे अगर विकेट है, ये विकेट है, बॉल की सीम पोजीशन ये मेरी हाथ है, ठीक, अगर ये थोड़ी सी बाहर की ओर हो, बॉल तो हिट होगी ही, क्योंकि बॉल तो ऐसे रहता है, तो बॉल लेकिन मिडिल होना चाहिए। मिडिल होगा तो वो अंपायर ने जो फैसला दिया वो सही है, अगर वो टेक्नोलॉजी भी सही होगा। लेकिन अगर वो थोड़ा सा इधर हो गया, उसका बॉल का तीसरा भाग अगर लगा जाके विकेट में, तो उससे क्या होगा कि ये डिसीजन अंपायर कॉल के पास जाता है। ठीक, वो अंपायर कॉल, अगर अंपायर ऑन फील्ड पे जो डिसीजन दिए हुए हैं, जैसे अगर वो आउट दिए हैं तो आउट होगा, नॉट आउट दिए हैं तो नॉट आउट होगा, ये उन पे निर्भर है। ये तो, और इससे और कोई जुड़ी समस्या तो नहीं आनी चाहिए। इम्पैक्ट तो होता ही है, इम्पैक्ट तो रहना चाहिए लाइन में, आपको मैंने बताया ही। जो खेलने का रहता है वो उस मिडिल में लाइन में रहना चाहिए विकेट के पास। जैसे आपने टीवी पे देखा होगा, सबसे नीचे पिचिंग आता है, हाँ पिचिंग आता है, वो आउटसाइड ऑफ रहना चाहिए फर्स्ट। दूसरा इम्पैक्ट, जो खेलते हैं आप, जो बैट से खेलते हैं, वो गेंद और बैट का जो संपर्क होता है वो इनलाइन रहना चाहिए, जो विकेट टू विकेट रहता है। ओके, वो विकेट टू विकेट जो रहता है वो रहना चाहिए, वहां भी अंपायर कॉल होता है। अगर उस लाइन में अगर आपका बॉल थोड़ा सा इधर हो या थोड़ा सा ये इधर ही हो, अगर थोड़ा सा आपका इधर हो, उसमें भी अंपायर कॉल हो जाएगा, इम्पैक्ट भी अंपायर कॉल पे जाएगा। अगर इम्पैक्ट आपका सही है और विकेट जो है वो विकेट के साइड में लग रहा हो या विकेट के बेल में लग रहा हो, वो सब अंपायर, वो 3/4 वाला है कि दो, मतलब मिडिल रहना चाहिए, मिडिल रहना चाहिए, मिडिल से ऊपर साइड रहेगा तो वो अंपायर कॉल पे जाएगा। इससे यही होता है, टेक्नोलॉजी इसको अब आजकल तो बहुत आसानी हो गई है, टेक्नोलॉजी अच्छे से कर लेती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। इससे ये था कि ना पिछले पिछले समय दिक्कत होती थी गेंदबाजों को, इसलिए ये रूल लागू किया गया था। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा एलबीडब्ल्यू, ये सिंपल सा है, ज़्यादा बस आपको ध्यान रखना है वही अंपायर कॉल का, कि बॉल के किस हिस्से में ज़्यादा, विकेट के किस हिस्से में बॉल कितनी लग रही है, उसके हिसाब से अंपायर कॉल होता है, और इम्पैक्ट के पास भी अंपायर कॉल होता है। वो बस दो चीज़ ही नहीं लगनी चाहिए, मतलब बैट और रिस्ट, वो नहीं टच होगा बॉडी के किसी भी पार्ट से, आप विकेट के सामने पाओगे तो आप आउट है, क्लियर आउट है, आउटसाइड ऑफ रहना चाहिए, जो मैंने बता दिया। दूसरी मैं बताने वाला था डीआरएस, डिसीजन रिव्यू सिस्टम।
ये एलबीडब्ल्यू को ही लेने में काम आता है। जैसे यही जो मैं पिछला बता रहा था, इसी में ज़्यादा यूज होता है डीआरएस का। क्या होता है कि ये तो सस्पेंस वाला रहता है, क्योंकि अंपायर्स भी तो वो एक मशीन तो नहीं है, वो भी एक ह्यूमन ही है। उनसे भी कोई गलतियां होती है तो प्लेयर को लगता है, जैसे अगर आप बैट्समैन हो, उतरे हुए हो, स्ट्राइकर पे हो, तो स्ट्राइकर का ये है हक है कि वो रिव्यू ले सके, ठीक, स्ट्राइकर का। और अगर आप फील्डिंग तरफ से हो तो उधर से कैप्टन रिव्यू लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ये होता है ना कि अगर वही अंपायर कॉल हो या इम्पैक्ट हो या मिसिंग हो, ये सब दिक्कतें होती है। तो अगर वैसा आपको कोई दिक्कत लग रहा है बैट्समैन को या अपोजिशन वाले कैप्टन को कि नहीं ये आउट था, वो बोल रहा है नहीं आउट है, तो आप डीआरएस लीजिए, वो अंपायर का जो फैसला है वो रहेगा। आप डीआरएस लीजिएगा, डीआरएस का साइन ऐसे होता है, ऐसे ऐसे जैसे भी हो ऐसे कर देना है। वो जाएगा टीवी अंपायर के पास, टीवी अंपायर उसको अच्छे से देखेंगे, वो नो बॉल देखेंगे, फिर इम्पैक्ट, आउटसाइड ऑफ, पिचिंग सब कुछ देख लेंगे, उससे वो सही हो जाएगा। अब आप समझ ही रहो कि वो टीवी अंपायर के पास जाने का वो तरीका है, एक रूल है समझे तो डीआरएस कि ऑन फील्ड अंपायर से आप अगर सहमत नहीं हो, ऐसा रूल आया गया है कि कभी ना कभी गलतियां होती ही है। तो अगर ऐसा आपको नहीं है कि तो आपको टीम में मिलती है 2 रिव्यू मिलती है, 3 रिव्यू मिलती है। लेकिन हाँ, इसमें ये होता है कि अगर आप एक लॉस करोगे तो एक तो हो ही जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप वो यूज़ किए और अगर वो सही हो गया तो आपके पास वो बना रहेगा। अगर आपको 3 रिव्यू मिलती है, आपने एक यूज़ किया वो सही हो गया तो 3 का 3 रहेगा। लेकिन आपने एक यूज़ किया लेकिन वो गलत हो गया, आपके फेवर में नहीं रहा, तो वो घट जाएगा, ठीक। और ये डीआरएस आया क्यों था? इससे ये हुआ था कि इससे पहले ना जब डीआरएस नहीं था तो उससे पहले यूडीआरएस चलता था, अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम। ये आप अंपायर्स को बोल सकते थे कि ये नहीं होता है, ऐसे होगा, ये होता। तो इससे ये हुआ, अंपायर्स ने आईसीसी को बोला कि इस पे ज़्यादा प्रेशर होता है, ये सही नहीं है, हम लोग ऐसे, मतलब एक होता है ना कि सभी बाकी मैचों में आपने देखा होगा कि रेफरी रहते हैं, क्रिकेट ही है जहाँ अंपायर रहते हैं, अंपायरों को वो क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा दर्जा दिया जाता है कि अगर आप वो जो एक बार बोल दिए वही होगा। इसी के लिए यूडीआरएस जो था, यूडीआरएस उससे यू हटाकर सिर्फ डीआरएस रखा गया और डीआरएस अब वो थर्ड अंपायर, टीवी अंपायर करती है काम। अब आई होप कि आप लोगों को एलबीडब्ल्यू वाला भी समझ आया हो, डीआरएस भी समझ आया हो। थैंक यू।